छत्तीसगढ़ का मौसम फिर से बदला बदला सा है। मौसम विभाग ने एक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग, इन सभी को उसमें शामिल किया। अगले 3 घंटे का रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट में तेज हवा और तेज आंधी के आसार हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है। ओलावृष्टि का भी इस समय संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। तो मौसम विभाग तपिश और तपिश के बीच में तूफान की जानकारी दे रहा है, अनुमान लगा रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। 4 संभाग, 5 में से 4 संभाग रेड अलर्ट पर हैं। इसमें दुर्ग, सरगुजा और रायपुर, बिलासपुर संभाग बताए जाते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं, ओलावृष्टि हो सकती है। तो गर्मी से आपको भले ही थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन व्यवस्थाओं में बहुत व्यवधान होता है। आंधी तूफान के बाद में कई सारे, ये देखें आप, आयोजन से रिलेटेड सड़कों पर ट्रैफिक को लेकर यातायात, चाहे रेल का हो चाहे सड़क का यातायात हो, सब में इससे व्यवधान उत्पन्न होते हैं और कई सारी जगहों पर होर्डिंग गिरने से भी लोग परेशान हुए। ब्लैकआउट की स्थिति कई रिमोट एरियाज में कई घंटे तक रही है, लेकिन फिलहाल अगले 24 से 48 घंटे इसी तरह का मौसम रहेगा, ये अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें 4 संभाग, रायपुर, बिलासपुर इसके लिए है और दुर्ग और सरगुजा संभाग, इन चारों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। बड़ी ही तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी के आसार हैं। तो छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से करवट लेता नजर आ रहा है। हल्की सी फुहारें राजधानी रायपुर में पड़ती दिख रही हैं, लेकिन तेज आंधी तूफान भी आ सकता है, ये चेतावनी जारी की गई। और इस वक्त हर संभाग का अपडेट लेकर हमारी टीम तैयार है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का। इस वक्त हमारे साथ में 4 रिपोर्टर साथी जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं रायपुर से तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए, विशाल झा बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, मेरी सहयोगी कोमल जुड़ी हुई हैं भिलाई से, और इसी तरह अंबिकापुर से भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अभिषेक सोनी। सबसे पहले रुख करेंगे रायपुर का। जी तहसीन, बताइएगा जरा, फुहारें तो हमने देखी थी, क्या स्थिति अभी बन रही है? एक रेड अलर्ट जारी हुआ है कि आंधी तूफान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम जो है लगातार बदल रहा है, आज दूसरे दिन भी जो है मौसम ने करवट ली है, और इसकी जो कारण बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश से उड़ीसा के बीच जो ऊपरी इलाके में एक ट्रम्प बना हुआ है जो यहाँ से गुजर रहा है, उसकी वजह से ये मौसम जो है बदल रहा है, और उसके साथ में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण और बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है उसकी वजह से ये बारिश यहाँ पे हो रही है। और ये जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने एक रेड अलर्ट भी जारी किया है छत्तीसगढ़ के कुछ संभाग में, उसमें अगर बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, इस तरीके के जो संभाग है वहाँ पे ये रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इसके जो पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है कि पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ की डंगाले या पेड़ गिरने की भी संभावना है। कई जो शेड हैं वो गिरने की संभावना है। इनसे बचने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि कभी एक तो पेड़ के नीचे ना खड़े हों, किसी शेड के नीचे ना खड़े हों। अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को ऐसी मैदानी इलाके में खड़ा करें जहाँ पे वो सुरक्षित हो और उस पर कोई गिरने की कुशंका ना हो। तो ये कह सकते हैं कि ये जो रेड अलर्ट है ये आने वाले 5 दिनों में के लिए जारी किया गया है, और इसमें ये खास तौर पे कहा गया है कि सिर्फ रायपुर ही नहीं, ये अलग अलग दिनों में अलग अलग ज़िलों में ये मौसम इस तरीके का बन सकता है। वो आज रायपुर में है तो कल महासमुंद बन सकता है, बिलासपुर बन सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है, और उसकी सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है कि एक जो मध्य प्रदेश से उड़ीसा के बीच जो एक ट्रम्प बना हुआ है। चलिए अब अन्य इलाकों का भी हम रुख करते हैं। बाकी के हमारे 4 साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तहसीन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। बिलासपुर में विशाल, क्या स्थिति है और क्या अलर्ट का असर वहां दिखने लगा है?
निश्चित तौर पे अलर्ट का असर दिख रहा है और लगभग 3:30 के आसपास अचानक से मौसम में बदलाव आया। इससे पहले तेज़ धूप थी, यह भी बताना चाहूँगा, और तेज़ गर्मी का एहसास हो रहा था आज के दिन। लेकिन 3:30 के बाद फ़िज़ा बदल गई पूरे शहर की और चारों तरफ खुशगवार मौसम हुआ। तेज़ आंधी तूफान आया, फिर बारिश लगातार तेज़ हो रही है। अभी भी बारिश बूंदाबूंदी की स्थिति में है और हल्की हवा भी चल रही है। तो इस बारिश का प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिला। जगह जगह शहर में अभी जो जानकारी मिल रही है, कई जगह रास्तों में पेड़ गिर चुके हैं और इसके अलावा बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। तो कुल मिला के इस पानी का, इस बारिश का, बेमौसम बारिश का साइड इफ़ेक्ट भी सामने आ रहा है और इसको लेकर मौसम विभाग पहले से हालांकि अलर्ट किया है और आने वाले कुछ घंटों तक संभावना है कि अगले 24 घंटे तक और ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्या आगे जाकर हालात बनते हैं। फिलहाल भिलाई में क्या स्थिति है, हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ में जुड़ी हुई। जी कोमल, देख तो हम पा रहे हैं कि वहां भी थोड़ा असर होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौसम ने बिल्कुल करवट बदली और करीब 3 बजे के बाद से काले बादल छाने शुरू हो गए थे, लेकिन 4 बजते यहाँ फिर से एक बार तेज हवाएं शुरू हो गई। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि 2 दिन पहले जैसे आंधी जैसी यहाँ पे स्थिति नहीं बनी और हवाएं कुछ देर में थम गई, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश शुरू हो चुकी है और कुछ मिनट 10 मिनट करीब तेज बारिश के बाद अब बारिश थोड़ी रिमझिम फुहार में बदल चुकी है और मौसम का जो तापमान है यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ चुका है। जिस तरीके से आज सुबह एक बार फिर गर्मी का एहसास हो रहा था, लू का एहसास हो रहा था, लेकिन अब दोपहर बाद से यहाँ पर तापमान बिल्कुल नीचे आ चुका है और सामान्य हो चुका है। तो लोगों ने यहाँ पर काफी गर्मी से राहत महसूस की है। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हवाएं चल रही थी, उसके चलते यहाँ पर एहतियातन फिर से एक बार बिजली पूरी बंद कर दी गई है शहर भर में। और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो आंधी और तेज हवाएं चली थी, उसकी वजह से यहाँ पर अगर हम पूरे दुर्ग भिलाई की बात करें तो 4500 जगह की कंप्लेंट बिजली विभाग में आई थी और जिसमें 20% जगह ऐसी भी है जिले में जहां पर कई गांव और देहात के इलाके जहां पर आज भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और वहां बिजली की सप्लाई अभी भी ठीक ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां परसों के आंधी तूफान के बाद में अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। रिपेयर वर्क अभी भी चल रहा है, कई सारी जगह लोड शेडिंग है, कई सारी जगह ऊपर नीचे चल रहा है और जिस तरीके का दबाव होना चाहिए विद्युत का, वैसा दबाव नहीं मिल पा रहा। कई सारे लोगों की शिकायतें। अंबिकापुर चलेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक के पास में। अभिषेक, क्या स्थिति वहां आप देख पा रहे हैं और कितने घंटों को लेकर अलर्ट है? देखिए, जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ था और अलर्ट के मुताबिक देखिए कि जो अभी भी जो बारिश है वो लगातार जारी है और ये बारिश की शुरुआत चूँकि आज जब शनिवार की सुबह करीब जो धूप पूरी तरीके से खिली हुई थी, लेकिन धूप खिले होने के बाद करीब 1:30 बजे जब मौसम ने करवट ली है और करवट लेने के बाद अभी भी देखिए कि जो लगातार जो बारिश है वो जारी है। हालांकि अभी जो तेज हवाएं हैं वो नहीं चल रही हैं, लेकिन बारिश करीब 2 घंटे से लगातार यहाँ पर जारी है और झमाझम बारिश के बीच जो कई इलाके हैं ब्लैकआउट हो चुके हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा वो दिखाएं कि किस तरह से तेज जो यहाँ पर आंधियां चली हैं उसके कारण जो बैनर पोस्टर हैं वो पूरी के तरीके से फट चुके हैं और कई जगहों पर ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो पेड़ है वो धराशायी हुए हैं, कई जगहों पे विद्युत के जो तार हैं वो प्रभावित हुए हैं और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। और अभी स्थिति ये है कि कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। विद्युत विभाग जो अचानक जो तेज आंधी चली थी उसके कारण जो प्रभावित हुआ है उसके कारण ब्लैकआउट की स्थिति हुई है। सीतापुर इलाके में एक दुखद खबर भी आ रही है कि आकाशीय बिजली के कारण एक शिक्षक जो कि कहीं से आ रहे थे और जो जब तेज बारिश शुरू हुई, जब तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई तो उन्होंने एक जगह पर रुके हुए थे और वहां पर आकाशीय बिजली के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो मौसम ने करवट ली है उसके कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और पिछले 2 घंटे से जो है वो बारिश लगातार जारी है और बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं चल रही थी उसके कारण भी कई इलाकों में जो वहां पर ऊपर लगे होते हैं वो उखड़ गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसको देखते हुए
यहाँ पर मौसम ने करवट ली है और कहा जा सकता है कि एक जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हालांकि अब जो है वो तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन अभी भी जो आकाशीय बिजली है वो काफ़ी तेज चल रही है, गर्जना हो रही है और जो बारिश है वो लगातार 2 घंटों से जारी है पुनीत जी। तो कहा जा सकता है कि आगामी कुछ घंटों तक जो बारिश है वो जारी रह सकती है। और सबसे बड़ी बात जो कि विद्युत व्यवस्था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाके ब्लैकआउट हो चुके हैं, शहर में कई जगहों पे बिजली की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो कहा जा सकता है इसे दुरुस्त करने में एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और इससे जो लोग हैं वो परेशान हो सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें, जो किसान हैं, जो अलग अलग फसल हैं, उन पर भी इस बारिश का प्रभाव पड़ा है और उनका कहना है कि इस बारिश से जो उनकी फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जनजीवन में हर वर्ग के लोगों को इससे प्रभावित हुए हैं। और अब देखना है कि आगे भी जो मौसम विभाग ने ये बात कही है कि आगे भी मौसम इस तरह का हो सकता है, तो आगे किस तरह की स्थिति होती है। जी पुनीत जी। तो ये स्थिति जैसे ही अभिषेक हमको बता रहे हैं अंबिकापुर की, कि पिछले 2 घंटे से वहाँ बारिश का दौर चल पड़ा है। आंधी तूफान में एक छोटी सी राहत है कि बहुत तेज़ हवाएं अब नहीं चल रही, लेकिन जितना नुकसान आंधी तूफान से शुरुआती दौर में हो जाता है उसे कवर करते करते, जैसा कोमल भी बता रही थी, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। सबसे बड़ी बाधा ऐसी स्थिति में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती, और जहां विद्युत आपूर्ति बंद हुई वहां पानी की समस्या आ जाती, क्योंकि मोटर्स नहीं चल पाते, ओवर टैंक्स नहीं भर पाते। और ये स्थिति पिछले 2 दिनों से ऑलरेडी प्रदेश के लोग झेल रहे हैं। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ गए, रायपुर से हमारे एक और सहयोगी, उनका रुख करेंगे। स्टार, ये जो अनुमान लगाया गया है, इस अनुमान के साथ साथ जो पिछले 2 दिन पहले हुआ था उसके ही नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हो पाई। सब जगह विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं हो पाई, कई घंटों की मशक्कत के बाद भी लोड शेडिंग हो रही है, वोल्टेज अप एंड डाउन फ्लक्चुएट हो रहा है, और अब ये फिर से स्थिति है। कितना समय लगेगा और इसके पीछे आगे के अनुमान, पूर्वानुमान क्या है? देखिए, मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया है उसके मुताबिक 5 और 6 मई तक ऐसी स्थिति रहेगी। रोज़ाना सेकेंड हाफ यानी 2 बजे के बाद स्थिति बदलती है। और हमने देखा था कि 2 दिन पहले जो तूफान आया था उस समय भी यही था कि 2-2:30 बजे तक अच्छी चिलचिलाती धूप थी और तेज़ गर्मी थी। अचानक मौसम बदलता है, पूरे आसमान में काले बादल छाते हैं और लगभग 4:30 बजे के आसपास तेज़ अंधड़ के साथ बारिश होने लगती है और इतनी हवाएं तेज़ चलती है कि पेड़ पौधे गिर गए थे, लाइन आपूर्तियाँ हो गई थी, 133 kV की लाइन तक बाधित हो गई थी। कई इलाकों में अगले दिन तक बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई थी। और आज फिर एक अलर्ट जारी किया गया है और आज का जो अलर्ट है उसके मुताबिक जो रायपुर संभाग से कुछ हिस्से हैं, बाकी ज़्यादातर असर बिलासपुर और सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग है। इन इलाकों में कई स्थानों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ हवाएं और अंदर चलने का अनुमान है। और ये शाम के 6-7 बजे तक का अलर्ट है। और फिलहाल आप देखेंगे तो इस समय जैसे हमारे बाकी सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ पर तेज बारिश हो रही है, तूफान भी कुछ जगह अंदर चली है। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ हाईवे पे खड़ा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि बादल पूरी तरीके से काले बादल छाए हुए हैं और ये अमूमन बारिश के समय ऐसा रहता है। और जहाँ तक हवाओं की बात करें तो यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही, क्योंकि हाईवे है इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। लेकिन इतनी हवाएं यदि शहर में चलेगी तो उससे काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि बड़े होर्डिंग्स रहते हैं, कई खंभे रहते हैं, पेड़ रहते हैं। और पिछले बार हमने देखा था, तो फिलहाल ये स्थिति आज भी बनी हुई है और पूर्वानुमान के मुताबिक 5 और 6 मई तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद वापस तापमान में तेज़ी देखने को मिलेगी, यानी जो लोगों को सेकंड हाफ में शाम के टाइम राहत मिल जा रही है गर्मी से और बेचैनी जो होती है उससे राहत मिल जा रही है, लेकिन अंदर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो 5 और 6 मई तक चलिए थोड़ी सी राहत फुहारों से मिलेगी, लेकिन हवाओं से जो नुकसान हुआ है, जैसा हमें हमारे सहयोगी तहसीन ने भी बताया कि ये नुकसान जो एक ट्रफ लाइन बनी है वेस्टर्न जोन से उसकी वजह से है और आने वाले 2 दिन तक इसमें कोई बहुत राहत नहीं होगी। दोपहर बाद अचानक से मौसम में इसी तरह की तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। व्यवस्थाएं सुधारने वाले चाहे बिजली डिपार्टमेंट के लोग हों या अन्य डिपार्टमेंट के, उनके लिए थोड़े मुश्किल भरे चैलेंजिंग दिन हो सकते हैं और आपके हमारे लिए परेशानी भरे। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद जो आपने सारी जगहों से अपडेट दिया। मौसम के बदलाव से जुड़ा ये इस वक्त का अपडेट है। और एक बड़ी खबर आपको देते हैं जगदलपुर से, जहां राजनगर में क्रिश्चियन समुदाय का प्रदर्शन दिखा है। मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया। राजनगर जगदलपुर मुख्य सड़क है जिस पर चक्का जाम किया।
शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। शव दफनाने को लेकर विवाद है। बारिश में भी शव रखकर परिजन और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। देखें आप, कितना तेज बारिश का क्रम है, लेकिन फिर भी सड़क पर शव रखा हुआ है और प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन हो रहा है एक बार फिर से ज़मीन की मांग करते हुए। दफनाने के लिए ज़मीन चाहिए और इसे लेकर ये पूरा प्रदर्शन है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ये पहली बार नहीं है नरेश जी जब इस तरीके के विवाद सामने आए। इसका कोई हल प्रशासन निकालता दिख नहीं पाया स्थायी तौर पर। दिखाई नहीं दे रहा और धीरे धीरे कई गांवों में ये मामले सामने आ रहे हैं। और सबसे विपरीत स्थितियां तब निर्मित होती हैं जब विवाद इतना बढ़ता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। और यही वजह है कि कल एक्सीडेंट में निधन हुआ था दशापाल गांव में, और उसके बाद जो परिजन हैं उन्होंने सरपंच के विरोध के बाद गांव में दफन नहीं किया। इंतजार करते रहे कि किस तरह से समझाइश बने, रास्ता मिले, और आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने राजनगर में चक्का जाम किया और वो शव भी यहीं रखा हुआ था। तो हालांकि फिलहाल अभी ये चक्का जाम खत्म हो गया है बकावंट जगदलपुर मार्ग पर राजनगर में, लेकिन ये स्थितियां आए दिन की हैं। बस्तर में निरंतर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन की दखल के बाद हालांकि दूसरी जगह पर इन शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन गाँव में इससे तनाव बाद में फैल जाता है। तो फिलहाल जो स्थिति बनी है, एक बार फिर से शव दफनाने को लेकर, ये हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लगातार कई घंटे तक जाम लगाकर शव को रखकर चक्का जाम किया, रोक कर रखा। प्रशासन ने दूसरी जगह व्यवस्था की है। अक्सर इस तरह की स्थिति होती है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग जब जो कन्वर्टेड हुए हैं उनको लेकर दो वर्ग बन जाते हैं गांव के, और उसी को लेकर ये हालात एक बार फिर बने हैं, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हुआ। शुक्रिया आपका नरेश जी इस जानकारी के लिए। नक्सलवाद के खात्मे पर छत्तीसगढ़ के विपक्ष के नेताओं का सरकार के साथ खड़ा होना, ये विपक्ष के भीतर ही दो तरह की राय दिखा रहा है और इस पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने नक्सल मोर्चे पर अब सरकार की तारीफ कर दी। कहा कर्रे गुट्टा अभियान जारी रखना चाहिए। उनके इस बयान पर आभार जताते हुए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा उनको फोन किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का इस विषय पर समर्थन करने के लिए उनको धन्यवाद दिया। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करना एक आदर्श राजनीति का नमूना है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज इससे सहमत नहीं है। उन्होंने सरकार पर हमला बोला। कहा है कि कांग्रेस नेताओं को फोन करने और वीडियो जारी करने के मुद्दे पर गृह मंत्री सस्ती राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि एक बार विजय शर्मा मुझे फोन क्यों नहीं करते, मुझे फोन करके दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा कि असल में जमीन पर हकीकत क्या है। तेलंगाना में लोग कौन क्या बोल रहे हैं ये उससे सरकार समझे उस बातों को। सरकार इस दिशा में जो आवश्यक हो वो करे, हमें इसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस की ओर से नक्सली उन्मूलन के लिए जो चलाए जा रहे हैं उसका हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं है। पूरी तरह से समर्थन है सरकार को। लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभियान सरकार के अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा भी कि शाबाशी भी दी कि अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कल मुझे कहा भी। और यह भी कहा कि काफ़ी अच्छा काम अभी हो रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, चूंकि मैं विपक्षी हूँ इसलिए मुझे विरोध ही करना है, ऐसा होता नहीं। सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना ये आदर्श राजनीति है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। विरोध करने वालों ने 5 साल नक्सलवाद को पाला पोसा, उसे संरक्षण दिया। ये स्पष्ट होता है कि उनके मन में नक्सलियों के प्रति कितना प्रेम है। क्या है, देखिए ये पॉलिटिकल स्टैंड है विजय शर्मा जी का। उनका विभाग में तो पंचायत विभाग भी है, शायद पंचायत विभाग तो पूरी तरह मृत पड़ा हुआ है, उसमें कोई जान है तो मुझे बता दो। पंचायत विभाग सबसे बड़ा विभाग है और सिर्फ हाँ गृह भी फेल है नहीं। अब वो अच्छा है तो मेरे को भी एक बार फोन कर ले, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को भी एक बार फोन कर ले। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अच्छे कामों की तारीफ कर दें, इससे बेहतर
राजनीति का नमूना कोई हो नहीं सकता, लेकिन उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि गृह मंत्री मुझको एक बार फोन कर ले, मैं बताऊंगा असल में स्थिति क्या है। सारे डिपार्टमेंट जो उनके पास के हैं फेल हैं। आज इस विषय पर दोनों पक्षों को सामने लाएंगे और खुलकर इस पर छत्तीसगढ़ की बात में एक डिबेट आपके सामने रखेंगे। तो उस डिबेट से जुड़िए रात 8 बजे मेरे साथ। फिलहाल इस विषय के ऊपर बयान आ रहे हैं और ये आगे जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग को लेकर भी एक संकट दिख रहा है और वो पानी का है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को एनीकट के जरिए पानी की आपूर्ति की जाती है। रायपुर के उरला, सिलतरा, तिल्दा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को पानी की आपूर्ति खारून और शिवनाथ नदी से हो रही। इन नदियों में अभी पानी की उपलब्धता है, बावजूद इसके पानी छोड़ा नहीं जा रहा। इस वजह से बीच बीच में एनीकट और स्टॉप डैम सूख गए हैं। ऐसे में उद्योगों को पानी मिल पाना बंद हो गया है। उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग के मुताबिक उद्योगों के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। छोटे से बड़े उद्योग तक पानी की रिसाइकल की जाती है ताकि कोई पानी बर्बाद ना हो। इसके बाद भी अगर पानी की सप्लाई नहीं होगी तो उद्योग बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। यहाँ पे उद्योग ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा उन उद्योगों को पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। छोटे से बड़े उद्योग जो हैं वो पानी को रिसाइकल करते हैं और वापस उसको यूज़ में करते हैं, बट बिना पानी के उद्योग चलाना जो है बहुत कठिन है। हमारी ये मांग है कि सरकार द्वारा जो भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए, जिससे उद्योग चलाने में आगे कोई परेशानी या कठिनाई नहीं हो सके।